जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की आज जयंती है और उसके बधाई के कई सारे संदेश मुझे प्राप्त हुए। मगर कुछ लोग सोशल मीडिया में दिमाग न लगाते हुए शायद किसी के संदेश को कॉपी पेस्ट करते हुए पोस्ट कर रहे हैं और जिसमें ये आशय लिखा हुआ है कि मौर्य घराने के गुरु चाणक्य था और मौर्य की जब याद आती है तो बुद्धिमान चाणक्य की भी याद आती है। संभवतः ये मैसेज दुष्ट माइंड वाले लोगों ने बनाए होंगे। क्या वास्तव में चाणक्य मौर्य घराने के गुरु थे या चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। चाणक्य के 3 नाम हैं। एक नाम चाणक्य है, दूसरा नाम कौटिल्य है और तीसरा नाम विष्णुगुप्त है। ये तीनों नाम फर्जी है, काल्पनिक है और इन 3 नाम का कोई व्यक्ति ही पैदा नहीं हुआ। तो फिर ये कल्पना किसने पैदा की? चाणक्य कौन था? चाणक्य को मौर्य घराने का गुरु किसने बनाया? 1908 के समय में अर्थशास्त्र की एक लिखित पोथी या लिखित डॉक्यूमेंट साउथ इंडिया में मिला और 1908 के बाद ब्राह्मण इतिहासकारों ने ये हवा देने का अभियान शुरू किया कि मौर्यों के जो भी इंस्क्रिप्शन थे, मौर्यों का जो भी इतिहास था, वो बुद्ध को दबाने के लिए चाणक्य को बढ़ावा दिया जाने लगा। मगर काल्पनिक चाणक्य को ऐतिहासिक क्यों माना गया? क्यों माना गया? इसके पीछे मूल वजह है कि मौर्य के गुरु कौन थे? तो मौर्यों के गुरु तथागत बुद्ध थे। ये बात छिपाने के लिए काल्पनिक चाणक्य को ज्यादा तवज्जो दिया गया। चाणक्य एक काल्पनिक पात्र है। 6वीं शताब्दी में विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक एक संस्कृत नाटक लिखा। इस नाटक में ये कहानी आई है कि नंद राजा के द्वारा उसका मंत्री चाणक्य का अपमान होता है और वो बदला लेने के लिए एक शूद्र घराने का लड़का जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है उसको शूद्र दिखाया है और नंद राजा को क्षत्रिय दिखाया है। यानी एक क्षत्रिय का अंत करने के लिए एक शूद्र घराने का इस्तेमाल करता है और उसके माध्यम से नंद राजा की हत्या की जाती है। अब यह नाटक इतिहास का पात्र है क्या? नहीं। यह नाटक मौर्य के समकालीन दस्तावेज है? नहीं। तो मौर्य के किसी भी मौर्य के समकालीन नहीं है या सम्राट अशोक के लगभग 700-800 साल बाद ये नाटक लिखा गया है। मगर नाटक को ही इतिहास माना जाए, इस तरीके से ब्राह्मण इतिहासकारों ने इसको थोपा गया। मैक्लिश महोदय ने एक रिसर्च पेपर कुछ वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। उसका शीर्षक है कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज मौर्यन डॉक्यूमेंट्स।
मैक्लिश महोदय ने उनके उस संशोधन में ये प्रमाणित किया कि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है यह मौर्यकालीन दस्तावेज नहीं है, वो जाली ग्रंथ है। उसकी महत्ता बढ़ाने के लिए एक बार मौर्य का नाम उस ग्रंथ में जोड़ दिया गया है। तो मौर्य का नाम बाद में जोड़ने से वो ग्रंथ महान नहीं होता है, या वो उसके साथ उसका संबंध नहीं है। अर्थशास्त्र में वर्ण व्यवस्था को लागू कैसे करना चाहिए और ब्राह्मणों का वर्चस्व कैसे थोपा जाना चाहिए, इसका मार्गदर्शन है। या साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो आजकल एप्स्टीन फाइल का बहुत सारा चर्चा होती है और भारत के प्रधानमंत्री वहां जाकर डांस किए थे। अभी भी नरेंद्र मोदी उस पर चुप्पी साधे हुए है, संसद के अंदर उस पर बोला नहीं जा रहा है। तो ये एप्स्टीन फाइल का कैसे इस्तेमाल किया जाए, किसी को कैसे ब्लैकमेल किया जाए, इसका दस्तावेज है अर्थशास्त्र। यानी सारे विकृति का जनक ये ग्रंथ है। साम दाम दंड भेद, इस नीति का कैसे इस्तेमाल किया जाए, औरतों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से कैसी किस व्यक्ति की हत्या की जाए, ये सारे दुष्ट बातों का संकलन है अर्थशास्त्र। इसमें न्याय, नीति, सदाचार, करुणा, प्रेम, इसके बारे में रत्ती भर भी जिक्र नहीं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि मौर्य की भाषा पाली भाषा है, और अगर मौर्य के गुरु चाणक्य हो गए तो चाणक्य की भाषा भी तो पाली होनी चाहिए थी। चाणक्य की भाषा संस्कृत है, और मौर्यों ने जो बातें कही उसकी विपरीत बातें अर्थशास्त्र में है। तो चाणक्य का या कौटिल्य का कोई बर्थ डेट पता नहीं है, बर्थ ईयर पता नहीं है, उसका जन्म कहाँ हुआ ये पता नहीं है, उसका मृत्यु कहाँ हुआ ये पता नहीं है। बिहार में पैदा हुए, राजस्थान में पैदा हुए कहाँ आप पैदा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इस संदर्भ में हमने एप्लीकेशन डाला था, तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने लिखित में दिया चाणक्य भी काल्पनिक है और परशुराम भी काल्पनिक पात्र है। तो आज अगर चंद्रगुप्त मौर्य की आप जयंती मना रहे हो और उस जयंती के साथ साथ कुछ मौर्य लोग, कुछ अज्ञानी लोग, कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग भी, युवा लोग भी अगर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ काल्पनिक चाणक्य के जोड़ रहे हो तो ये मौर्य घराने की बदनामी है, ये मौर्यों का सम्मान नहीं है, एक ढंग से अपमान है। मगर ज्यादातर लोग अज्ञानी हैं, तो अज्ञानी लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता, अज्ञानी लोगों को जानकारी देकर सज्ञानी बनाया जा सकता है, जानकार बनाया जा सकता है। और जानकार बनाने के औचित्य से आप आपके महापुरुषों की जन्म जयंती मनाओ, उनका स्मृति दिन मनाओ, और जो उनके जीवन में प्रेरक बात है उन प्रेरक बातों का प्रचार और प्रसार करो। चाणक्य के संदर्भ में हितोपदेश नामक एक ग्रंथ लिखा गया है। उस ग्रंथ का रचयिता ब्राह्मण नारायण है। संभवतः वो 10वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया ग्रंथ है। यानी ब्राह्मण का कन्फेशन, ब्राह्मण ने कबूल किया, मैं जो बातें बता रहा हूं उसका एक सप्लीमेंट्री एविडेंस दे रहा हूं कि हितोपदेश ग्रंथ का जो रचयिता ब्राह्मण विद्वान है नारायण, उसने उस ग्रंथ में स्पष्टता लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि चाणक्य काल्पनिक पात्र है लेकिन वह बहुत ही मनोरंजक पात्र है। तो हितोपदेश ग्रंथ में चाणक्य को काल्पनिक माना गया, लेकिन उसका जो रचयिता है वो कह रहा है कि चाणक्य बिल्कुल काल्पनिक पात्र है मगर वो मनोरंजक भी है। तो इस आधार पर
10वीं शताब्दी में जो हितोपदेश ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ का रचयिता ब्राह्मण भी कह रहा है कौटिल्य या चाणक्य काल्पनिक पात्र है। तो इसका मतलब है कि ये एग्री कर दिया, एक ब्राह्मण ने ये मान्य किया कि चाणक्य काल्पनिक ग्रंथ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजा मौर्य घराने का जो राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, आज उनकी जयंती है। तो मौर्य राजा के गुरु, तमाम मौर्यों के गुरु ये तथागत बुद्ध है। और अशोक राजा ने स्वयं अपने अभिलेखों में लिखा हुआ है कि वो बुद्ध की शरण में गए हैं। वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि धम्म का प्रचार करना ही सबसे बड़ा पराक्रम है। केवल युद्ध में तलवार चलाकर जीत हासिल करना यह बड़ा पराक्रम नहीं है, बल्कि तथागत बुद्ध के धम्म के अनुसार कार्य करना ये सबसे बड़ा विजय है। धम्म श्रेष्ठ, बड़ा विजय धम्म श्रेष्ठ है। उन्होंने कई बार अपने अभिलेखों में लिखा कि मैंने लाखों लाखों लोगों को चक्षुदान दिए है। चक्षुदान का हिंदी में अर्थ, शब्दशः अर्थ होता है नेत्रदान। क्या मगर अशोक राजा ने कोई सर्जरी करवा के नेत्रदान किए है क्या? उसका शाब्दिक अर्थ नेत्रदान नहीं है, उसका व्यावहारिक अर्थ है धम्म का दृष्टि देना। तो अशोक राजा बुद्धिस्ट थे और वो बुद्ध की ही विचारधारा पर न्याय, समता, समानता और भाईचारा की व्यवस्था का राज चला रहे थे। ये उन्होंने खुले तौर पर लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत महान राजा थे और गुजरात के सौराष्ट्र में जूनागढ़ नामक एक एरिया है। इस जूनागढ़ में यही चंद्रगुप्त मौर्य का एक झील है, एक डैम है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया हुआ था। और उसी जगह पर, उस झील के पास ही प्रियदर्शी सम्राट अशोक का ग्रीक राजा के साथ एक करार हुआ था। उसका एक विशाल रॉक एडिट है और उस अभिलेख में जम्बूद्वीप का राजा सम्राट अशोक है। और ये कोई काल्पनिक राजा नहीं है, बल्कि ये मगध का राजा है, पूरे जम्बूद्वीप का राजा है। और उसके समकालीन एक ग्रीक का राजा, वहाँ उनके साथ उनका कोई समझौता हुआ है, उसका जिक्र उस अभिलेख पर खुदा हुआ मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण संदेश वहाँ पर है। उसी जूनागढ़ में महान चंद्रगुप्त मौर्य राजा ने एक झील बनाया था और उस झील का नाम सुदर्शन झील है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी मालूम है सुदर्शन किसका नाम है या सुदर्शन किसकी संकल्पना है। अशोक राजा भी अपने आप को सुदर्शन यानी प्रियदर्शन कह रहा है। प्रियदर्शी, उसका अर्थ भी सुदर्शन होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य राजा एक झील बना रहा है और उसका नाम लिख रहा है सुदर्शन। तो इतिहासकार मानते हैं कि प्रियदर्शी यानी बुद्ध प्रिय, ऐसा उसका वास्तविक अर्थ होता है। तो इस शब्द से पता चलता है कि संपूर्ण मौर्यों पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध का नितांत प्रभाव था। और उनके अगर कोई गुरु है तो वह है शाक्य मुनि तथागत बुद्ध। उनके साथ काल्पनिक चाणक्य या कौटिल्य को जोड़ना, अज्ञानवश जोड़ना भी गलत है, जानकारी लेना चाहिए। आज जो मौर्य कम्युनिटी के लोग, उनमें ये चेतना बढ़ गई है और वे अपने आप को मौर्य के वंशज मान भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मौर्य के वंशज अगर आप मान रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। ब्राह्मणों ने जब ये कौटिल्य को या चाणक्य को गुरु घोषित किया तो उन्होंने एक किंवदंती को पैदा किया। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि मौर्य का नाम मौर्य क्यों पड़ा। तो ब्राह्मणों ने एक किंवदंती प्रचार में लाया कि नंद राजा जो क्षत्रिय राजा था, उसकी एक दासी थी
और उस दासी का नाम मुरा दासी था, और उस दासी से जो नाजायज पैदा हुए वो मौर्य है। यानी ब्राह्मणों ने दुष्ट भाव से मौर्यों का चरित्र हनन करने के लिए मौर्य नाम मुरा नामक दासी से मिला हुआ है, और मुरा जो है वो गलत काम करती है, ऐसा उस किंवदंती के माध्यम से प्रचार में लाया। तो ये कहानी या ये एक बात इस बात को समझने के लिए पर्याप्त है। अगर आप चाणक्य को मान्यता दोगे तो फिर ब्राह्मण जो मुरा दासी के संतान मौर्यों को बताते हैं, इस चरित्र हनन की बात को भी आपको मान्यता देना पड़ेगा। तो चाणक्य काल्पनिक है, और चाणक्य ही काल्पनिक है, कौटिल्य ही काल्पनिक है, तो मुरा दासी भी काल्पनिक है। मगर मौर्य किसके वंशज थे? मौर्यों का केंद्र कहाँ था? कुशीनगर के पास गोरखपुर में पिपलीवन के मौर्य है, और मौर्य जो वंश है ये शाक्य वंशज है। यानी तथागत बुद्ध का जो कुल है शाक्य, वही मौर्यों का कुल था। तो शाक्य अलग है, और चंद्रगुप्त मौर्य से या सम्राट अशोक मौर्य से जो वंशज है वो अलग है, ऐसा नहीं है। बल्कि शाक्य मुनि तथागत बुद्ध का वंश और तमाम मौर्यों का वंश एक ही है, ये बात महत्वपूर्ण है। मगर आज नॉर्थ इंडिया के जो मौर्य है, ये नाम के मौर्य है या काम के मौर्य है? शाक्य, कुशवा, सैनी, मौर्य, इन लोगों को बौद्धिज्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। अभी आप शाक्य, कुशवा, सैनी, मौर्य हो, नाम के मौर्य हो, या थोड़ा तीखी भाषा में कहूँ तो हिंदू हो। अगर आप मौर्य भी हो तो हिंदू मौर्य हो, आप शाक्य भी हो तो हिंदू शाक्य है। जब तक आप बौद्ध धर्म को अंगीकृत नहीं कर लेते, तो तब तक आप नाम के शाक्य वंशज रहोगे या नाम के मौर्य के वंशज रहोगे। मगर व्यावहारिक अगर आपको मौर्यों का वंशज होना है तो आपको इन काल्पनिक बातों को नकारना होगा। और इसके लिए सोशल मीडिया में जो बुद्धिवादी विद्वान हमारे साथी है, उन लोगों को भी ऐसी बातों को नोटिस करना होगा, और उन अज्ञानी युवाओं को जो किसी के प्रभाव में आकर चाणक्य को जोड़कर प्रचार में ला रहे हैं, उसको रिजेक्ट करना होगा। चाणक्य काल्पनिक है, कौटिल्य काल्पनिक है। आज भी किसी ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा होता है, आज भी और कभी भी और भविष्य में भी ब्राह्मण लोग अपने बच्चे का नाम चाणक्य, कौटिल्य ये नहीं रखते, विष्णुगुप्त भी नहीं रखते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये पात्र बहुत ही कुटिल है, इसीलिए कौटिल्य है। चलाक है, षड्यंत्रकारी है, इसीलिए चाणक्य है, यानी चाणक्य है। तो इसीलिए ब्राह्मण लोग भी इस नाम का इस्तेमाल नहीं करते। मगर 2014 के बाद बीजेपी ने चाणक्य को ज़्यादा हवा देने का काम शुरू किया, उसका बंदोबस्त हम जरूर करेंगे। मगर चाणक्य काल्पनिक है, ये हमारे पास पुख्ता सबूत है, और हम हमारे लोगों को बताते हैं और हमारे दुश्मनों को भी बताते चुनौती देकर कि पिछली बार हमने 1 करोड़ रुपए इनाम घोषित किया था कि चाणक्य अगर ऐतिहासिक है तो कोई भी सभ्य विद्वान ब्राह्मण सबूत के साथ हमारे पास सबूत लेके आओ और 1 करोड़ इनाम लेकर जाओ। अब हम अभी तक कोई विद्वान ब्राह्मण हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ है या साक्ष्य लेकर नहीं आया है, बल्कि अभी इसकी राशि 10 करोड़ कर दी जाती है। कोई भी ब्राह्मण अगर ये 10 करोड़ रुपए पाना चाहता है तो उसको सबूत लेकर आना होगा कि चाणक्य ऐतिहासिक है, उसका बर्थ प्लेस कहाँ हुआ, उसका जन्म साल कौन सा है, वो कौन से गांव में पैदा हुआ, कौन से शताब्दी में पैदा हुआ, या उसका कोई ताम्रपट है, अभिलेख है, वो लेकर आना होगा।
हमने पुरातत्व विभाग को जवाब मांगा तो उन्होंने लिखित में दिया कि चाणक्य और परशुराम काल्पनिक है। 2 वर्ष पहले मैं राजस्थान में एक क्षत्रियों के सम्मेलन में गया था और वहां मैंने ये चाणक्य और परशुराम काल्पनिक कैसे है सबूत के आधार पर बात किया और इनाम भी घोषित किया। उसी जगह इनाम घोषित किया था 1-1 करोड़ का। दूसरे दिन मुझे खबर सुनाई दी कि वहां किसी ब्राह्मण ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। तो जो आयोजक लोग थे वो डर गए। मुझे कहा कि खराज सर आपके खिलाफ एफआईआर हो गया है। तो मैंने आयोजकों को कहा वो आपका टेंशन नहीं मेरा टेंशन है। आप इतना करो कि आसपास के लोगों को मिठाई बांटो, कम से कम उनको पता तो चले कि अब सबूत लेकर ब्राह्मणों को कोर्ट में जाना होगा। हम ओपनली चैलेंज कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए इनाम देंगे, सबूत लाओ, कोई ब्राह्मण नहीं आ रहा है। चलो किसी ब्राह्मण ने मुकदमा किया तो मुझे भी वहां सबूत लेकर जाने का मौका मिलेगा और ब्राह्मण को भी मिलेगा। मगर कुछ महीने पहले मुझे एक बहुत बुरी खबर सुनने में पड़ी कि जिस ब्राह्मण ने वो मुकदमा एफआईआर किया था उसने केस वापस लिया। ये कहकर केस वापस लिया कि मेरे पास तो उसके कोई सबूत नहीं है और जिस महाशय ने ये चुनौती दिया है उन्होंने सबूत के आधार पर किताब भी प्रसिद्ध किए हैं और उसमें सेटिस्फैक्टरी सबूत है कि ये पात्र काल्पनिक है। तो बेवजह मैं जेल में क्यों जाऊं, इससे अच्छा है केस वापस लूं। तो मुझे बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख होता है कि ब्राह्मण लोगों में एक भी विद्वान नहीं पैदा हुआ। एक ब्राह्मण पैदा हुआ था, भला ब्राह्मण, जिसने एफआईआर किया था मगर केस विड्रॉ कर लिया, हमारी अनुमति के बगैर केस विड्रॉ कर लिया। तो इस आधार पर मैं ये कह रहा हूं बहुजनों को कि चाणक्य काल्पनिक है, कौटिल्य काल्पनिक है और तमाम मौर्यों के गुरु शाक्य मुनि तथागत भगवान बुद्ध है, यही वो सच्चे गुरु है। वो उनके भी गुरु थे और वे हमारे भी गुरु है और तमाम धरती के मनुष्यों के गुरु है। इसलिए मौर्यों को अभिवादन करता हूं और मौर्य के गुरु, सच्चे गुरु, विश्व गुरु तथागत बुद्ध को भी अभिवादन करता हूं। आप सभी लोगों को अखंड भारत के राजा चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म की हार्दिक बधाई। नमो बुद्धाय, जय भीम।